नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का शाम 6 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। ये बुलेटिन आप हमारे ऐप पर भी देख सकते हैं। बंगाल में चुनाव के नतीजे आ गए, सरकार के गठन की तैयारी भी शुरू हो गई है, लेकिन नतीजों को लेकर जोरदार सियासत हो रही है। उधर अमेरिका और ईरान जहां पहले टकराव के रास्ते पर थे, अब वहीं बातचीत, समझौते और ऑपरेशन रोकने की दिशा में तेजी से बढ़ रहे हैं। ऑपरेशन खत्म, डील करीब और एक पन्ने की सहमति, यानी जंग की जगह अब शांति की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। इन्हीं खबरों पर इस बुलेटिन में बात करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं शाम की 5 बड़ी खबरें। कांग्रेस का बड़ा आरोप, चुनाव नतीजों के बाद वोट चोरी पर सियासी घमासान तेज। बंगाल चुनाव पर अखिलेश यादव का हमला, सुप्रीम कोर्ट से की दखल की मांग। तमिलनाडु में विजय का दावा, राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने की प्रक्रिया तेज। अमेरिका ईरान तनाव में कमी, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी खत्म, अब नई रणनीति। अमेरिका ईरान समझौता करीब, एक पेज की डील से जंग खत्म होने के आसार। 5 राज्यों के चुनाव नतीजों के बाद कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बार फिर से वोट चोरी का मुद्दा उठाया है। खेड़ा ने कहा कि हमारा देश एक भयानक दौर से गुजर रहा है, जहां लोकतंत्र को हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने एक विशेष प्रेस वार्ता की थी, जिसमें उन्होंने देश के अलग अलग राज्यों में की जा रही वोट चोरी के बारे में बताया था। इनमें हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक का उदाहरण दिया गया था। खेड़ा ने कहा कि वोट चोरी, एसआईआर और परिसीमन को हथियार बनाकर लोकतंत्र को कब्जे में लिया जा रहा है। ये 3 तरफा हमला है। जब 2024 के लोकसभा चुनावों में नरेंद्र मोदी को झटका लगा, तब चुनावी सिस्टम को ध्वस्त करने की साजिश रची गई। हम पर कई बार सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन उसका जवाब ये है कि इन्होंने जहां जहां कीचड़ फैलाया है, वहां कमल उग गया। खेड़ा का कहना है कि ये नरेंद्र मोदी और बीजेपी का पैटर्न है। अगर देश ने इस पर ध्यान नहीं दिया तो ये कीचड़ हर तरफ फैलेगा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बंगाल चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट से तुरंत दखल देने की मांग की है। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह कोर्ट की कार्यवाही लाइव हो सकती है, उसी तरह वोटों की गिनती भी लाइव क्यों नहीं की जा सकती। उन्होंने सवाल उठाया कि सीसीटीवी फुटेज को सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा और आखिर इससे डर की क्या बात है। अखिलेश यादव ने मांग की कि सुप्रीम कोर्ट पश्चिम बंगाल चुनाव की पूरी प्रक्रिया का संज्ञान ले और मतगणना का वीडियो देश की जनता के सामने रखा जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले भी उत्तर प्रदेश के कुछ चुनावों और उपचुनावों में मतगणना के दौरान गड़बड़ियां देखने के लिए मिली हैं। अखिलेश ने चेतावनी दी कि जो कुछ पश्चिम बंगाल में हुआ, वही आने वाले समय में उत्तर प्रदेश और बड़े स्तर पर दोहराया जा सकता है। अखिलेश ने मल्टी लेयर्ड इलेक्शन माफिया का आरोप लगाते हुए कहा कि ये ताकतें मिलकर चुनाव को प्रभावित कर सकती हैं और जल्द ही अखिलेश पश्चिम बंगाल का दौरा भी करने वाले हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के प्रवक्ता देवजीत सरकार ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि टीएमसी के कुछ लोग खुद को बीजेपी का नेता और कार्यकर्ता बताकर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने साफ कहा कि ये लोग असली बीजेपी कार्यकर्ता नहीं हैं, बल्कि खुद को जबरदस्ती पार्टी से जोड़कर पेश कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में देवजीत सरकार ने कहा कि जो लोग आम जनता पर अत्याचार करते हैं, उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं, वो रातों रात बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं बन सकते। उन्होंने कहा कि जब तक पार्टी आधिकारिक तौर पर किसी को शामिल नहीं करती, तब तक कोई भी खुद को बीजेपी का हिस्सा नहीं बता सकता। तमिलनाडु में टीवीके के प्रमुख विजय ने चुनावी जीत के बाद सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। विजय ने राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर से लोक भवन में मुलाकात की और औपचारिक तौर पर सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। इस मुलाकात के साथ ही राज्य में नई सरकार बनने की प्रक्रिया तेज हो गई है। विजय के साथ पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे, जिनमें एन आनंद, आधव अर्जुना, सेंगोट्टयन और अरुण राज शामिल थे। हालिया विधानसभा चुनाव में टीवीके सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, जिसके बाद सरकार गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। खबरें हैं कि कल सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच में उनका शपथ ग्रहण भी हो सकता है। तमिलनाडु में कांग्रेस ने विजय की पार्टी टीवीके को आधिकारिक तौर पर समर्थन देने का ऐलान कर दिया है, लेकिन साथ ही कुछ शर्तें भी रख दी हैं। कांग्रेस ने साफ किया कि इस गठबंधन में ऐसी किसी भी सांप्रदायिक ताकत को शामिल नहीं किया जाएगा जिसे भारत के संविधान पर विश्वास न हो। इस गठबंधन को सिर्फ सत्ता तक सीमित नहीं बताया जा रहा, बल्कि इसे लंबे समय की साझेदारी के रूप में पेश किया गया है। कांग्रेस ने कहा है कि ये गठबंधन आगे चलकर लोकसभा, राज्यसभा और स्थानीय निकाय चुनावों में भी साथ में काम करेगा। इस दौरान तमिलनाडु के सुनहरे दौर को वापस लाने की भी बात कही गई है, जिसमें के कामराज के विकास मॉडल, पेरियार ईवी रामास्वामी के सामाजिक न्याय के सिद्धांत और अंबेडकर के संवैधानिक मूल्यों को आधार बनाने की बात कही गई है। इस गठबंधन में टीवीके प्रमुख विजय और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भूमिका अहम मानी जा रही है। दोनों नेताओं ने मिलकर तमिलनाडु की जनता के जनादेश का सम्मान करने और खास तौर पर युवाओं के सपनों को पूरा करने का वादा किया है। असम में हिमंता बिस्वा शर्मा ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने के बाद हिमंता ने बताया कि बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन ने
जेपी नड्डा और नायब सिंह सैनी को केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर नियुक्त किया है, जो विधायक दल की बैठक में नए नेता के चुनाव की प्रक्रिया को देखेंगे। हेमंता ने कहा कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका फैसला बीजेपी दल विधायक दल की बैठक में लिया जाएगा। बैठक के बाद पार्टी राज्यपाल से मिलकर फिर से सरकार बनाने का दावा पेश करेगी। इस बीच शपथ ग्रहण समारोह को लेकर भी बड़ी जानकारी सामने आई है। खबर है कि 11 मई के बाद नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण हो सकता है। बंगाल में बीजेपी की सरकार बनते ही केंद्र सरकार ने वंदे मातरम को लेकर बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह तय किया गया है कि अब वंदे मातरम को राष्ट्रगान जन गण मन के बराबर ही दर्जा दिया जाएगा। इसके साथ ही वंदे मातरम का अपमान करना अब कानूनन अपराध माना जाएगा और इसके लिए सख्त सजा का भी प्रावधान किया जा रहा है। सरकार ने प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इस बदलाव के बाद अब वंदे मातरम को भी वही कानूनी सुरक्षा मिलेगी जो राष्ट्रगान को मिलती है। मौजूदा कानून के मुताबिक राष्ट्रगान के दौरान बाधा डालने या अपमान करने पर 3 साल की सजा का प्रावधान है और अब यही नियम वंदे मातरम पर भी लागू होगा। अगर कोई व्यक्ति बार बार ऐसा अपराध करता है तो उसे कम से कम 1 साल की सजा भी हो सकती है। बुलेटिन में आगे अभी और भी खबरें हैं। भारत वियतनाम रिश्ते मजबूत, रणनीतिक साझेदारी को नया स्तर। अमेरिका ईरान तनाव कम, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी खत्म। अमेरिका ईरान समझौता करीब, जंग खत्म होने के आसार। हॉर्मुज में अमेरिकी ऑपरेशन रुका, ईरान से डील की कोशिश। भारत और वियतनाम के बीच 13 डील हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति टो लैम के बीच हुई इस अहम बैठक के बाद दोनों देशों ने अपने संबंधों को एनहेंस्ड कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर तक पहुंचा दिया है। इस फैसले के साथ ही दोनों देशों ने रक्षा, सुरक्षा और आर्थिक क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति जताई। बैठक के बाद पीएम मोदी ने कहा कि भारत और वियतनाम इंडो पैसिफिक क्षेत्र को लेकर एक जैसी सोच रखते हैं और दोनों देश कानून के शासन, शांति, स्थिरता और क्षेत्रीय समृद्धि के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। बातचीत के दौरान क्षेत्रीय सुरक्षा के बदलते हालात पर भी चर्चा हुई, जिनमें चीन की बढ़ती सैन्य सक्रियता को लेकर भी चिंताएं सामने आईं। वियतनाम के राष्ट्रपति टो लैम ने भी कहा कि दोनों देशों के बीच राजनीतिक भरोसा और सुरक्षा सहयोग को और गहरा किया जाएगा। इससे पहले भी दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में कई अहम समझौते हो चुके हैं, जिनमें पनडुब्बी, सर्च और रेस्क्यू जैसे सहयोग शामिल हैं। इस नई साझेदारी से भारत और वियतनाम के रिश्तों को और ज्यादा मजबूती मिलने की उम्मीद है। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को खत्म कर दिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी अब खत्म हो चुका है। व्हाइट हाउस में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस मिशन ने अपने सारे लक्ष्य हासिल कर लिए हैं और अब अमेरिका इस ऑपरेशन के अगले चरण में नहीं जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि अब अमेरिका का रुख पूरी तरह से रक्षात्मक होगा। अब अमेरिका और उसके सहयोगी देश मिलकर इस संकट का हल निकालने में जुट गए हैं। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र में एक नया प्रस्ताव भी पेश किया है, जिसमें ईरान से साफ मांग की गई है कि वो इस जलमार्ग को खोल दे, जहाजों पर हमले और वसूली बंद कर दे और राहत सामग्री को भी गुजरने दे। अगर ईरान ऐसा नहीं करता तो उस पर कड़े प्रतिबंध लगाने की चेतावनी भी दे दी गई है। ईरान और अमेरिका के बीच बहुत जल्द समझौता होने वाला है। रॉयटर्स ने पाकिस्तानी सूत्र के हवाले से खबर दी है कि दोनों देशों के बीच एक 1 पेज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी एक पन्ने का समझौता तैयार किया जा रहा है। इस समझौते में जंग खत्म करने की रूपरेखा तय की जाएगी और आगे चलकर न्यूक्लियर मुद्दों पर विस्तार से बातचीत का रास्ता भी साफ होगा। अमेरिकी अधिकारियों ने संकेत दिए हैं कि बातचीत काफी आगे बढ़ चुकी है और अब सिर्फ आखिरी दौर की बातचीत ही बाकी है। वहीं शांति प्रक्रिया में शामिल एक पाकिस्तानी सूत्र ने यह भी दावा किया है कि दोनों देश इस समझौते के बेहद करीब पहुंच चुके हैं और कभी भी बड़ा ऐलान किया जा सकता है। हालांकि इस खबर की अभी तक आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई है। ट्रंप ने 24 घंटे के भीतर ही अपना प्रोजेक्ट फ्रीडम रोक दिया है। ट्रंप ने ऐलान किया है कि अमेरिका हॉर्मुज में जहाजों की सुरक्षा के लिए शुरू किया गया सैन्य ऑपरेशन फिलहाल के लिए रोक रहा है। यह फैसला ऐसे वक्त पर लिया गया है जब अमेरिका ईरान के साथ किसी समझौते पर संभावनाएं तलाश कर रहा है, ताकि पूरे पश्चिम एशिया में जारी टकराव को खत्म किया जा सके। दरअसल इस ऑपरेशन का मकसद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को सुरक्षित बाहर निकालना था। हालिया सैन्य तनाव के बाद ईरान ने इस इलाके में अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और तेल आपूर्ति पर खतरा मंडराने लगा था। ऐसे में अमेरिका ने तेजी से यह मिशन शुरू किया, लेकिन अब इसे अचानक से रोक भी दिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सत्य हिंदी। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.